गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, अपने पॉलिटिकल साइंस की जो फर्स्ट बुक है समकालीन विश्व में राजनीति, इस बुक को अपने पढ़ रहे थे और इस बुक का अपने अंतिम चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है वैश्वीकरण। इस चैप्टर की अपने एक क्लास हो चुकी है। उस क्लास में अपने वैश्वीकरण के जो प्रभाव थे वहां तक अपने पढ़ चुका है और राजनीतिक प्रभाव जो है ये यहाँ तक अपने पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं। मतलब वैश्वीकरण के जो प्रभाव थे ये अपने टॉपिक चल रहा था और उसमें राजनीतिक प्रभाव अपने पढ़ चुके हैं। तो अब राजनीतिक प्रभाव के आगे के जो प्रभाव है कि वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव क्या पड़े, वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव क्या पड़े, वैश्वीकरण की प्रक्रिया का उदय क्यों हुआ, कौन से कारण थे जिनकी वजह से ये वैश्वीकरण की प्रक्रिया का उदय हुआ, इसके अलावा वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव क्या हुए, नकारात्मक प्रभाव क्या हुए, इन सारे बिंदुओं की चर्चा अपने आज की इस क्लास में करेंगे। लेकिन उससे पहले आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, अपने भारत ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब अपनाई थी? मतलब कौन से वर्ष में भारत ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया अपनाई, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब स्टार्ट करते हैं अपने वैश्वीकरण के प्रभाव। ये टॉपिक अपने चल रहा था और इसमें अपने राजनीतिक प्रभाव पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अब बात करेंगे अपने कौन से प्रभावों की, आर्थिक प्रभाव की। देखो वैश्वीकरण का क्या अर्थ होता है, वैश्वीकरण का सीधा सा अर्थ क्या बताया था, अपने प्रवाह है। और प्रवाह है किसका, प्रवाह व्यक्ति का भी हो सकता है, विचारों का भी हो सकता है, वस्तु का भी हो सकता है, अपने मनुष्य का भी हो सकता है, अपने पूंजी का भी हो सकता है। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे आना या जाना, वही क्या कहलाता है, प्रवाह कहलाता है। और जो एक परिभाषा मैंने आपको बताई थी, ऑलराउंडर परिभाषा है कि एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ में जोड़ना या मिलाना, वह क्या कहलाता है, वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। और इसे अपने भूमंडलीकरण के नाम से भी जानते हैं। तो देखो भैया, वैश्वीकरण के कई प्रभाव पड़े थे, राजनीतिक क्षेत्र में पड़े थे, आर्थिक क्षेत्र में पड़े थे और सांस्कृतिक क्षेत्र में पड़े थे। यहाँ पर अपने कौन से क्षेत्र के प्रभावों की बात करेंगे, आर्थिक क्षेत्र में, कि आर्थिक जो पक्ष है उसमें क्या प्रभाव पड़ा। तो सीधा सा ध्यान रखना, सबसे ज्यादा जो प्रभाव है वैश्वीकरण का वो कौन से क्षेत्र पर पड़ा था, इसी आर्थिक क्षेत्र पर पड़ा था। यह सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है या सबसे ज्यादा प्रभाव इसी के ऊपर पड़ा। क्यों? क्योंकि वैश्वीकरण की प्रक्रिया से क्या हुआ, कंपनियां इधर आने लगे, यहाँ की कंपनियां अदर देशों में जाने लगे, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थापना हुई, जिससे क्या हुआ, एक प्रकार से व्यापार में वृद्धि हुई, रोजगार में वृद्धि हुई। तो सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा था वो कौन से क्षेत्र में पड़ा था, आर्थिक क्षेत्र पड़ा था। यह वैश्वीकरण का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष माना जाता है। किस प्रकार के प्रभाव पड़े, इससे क्या हुआ, विभिन्न देशों के मध्य आर्थिक प्रवाह तीव्र गति से हुआ। आर्थिक प्रवाह जो है वो किस प्रकार से हुआ, तीव्र गति से हुआ। मतलब लेन देन जो है वो पहले के मुकाबले ज्यादा बढ़ा, अर्थव्यवस्था में जो है वो वृद्धि हुई। इसके अलावा विदेशी जो मुद्रा है उस विदेशी मुद्रा में भी क्या हुई, वृद्धि हुई। क्यों? क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनी आई, दूसरे देशों की कंपनियों ने यहाँ पर अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की, कंपनियां वगैरह खोली, तो दूसरे देशों की मुद्रा यहाँ पर आई, यहाँ की मुद्रा जो है वो दूसरे देशों में गई। इस प्रकार से विदेशी मुद्रा भंडार में क्या हुई, वृद्धि हुई। इसके अलावा आयात निर्यात जो है इससे प्रतिबंध हटा लिया गया। जब वैश्वीकरण की प्रक्रिया लागू हुई थी तो उस समय आयात से क्या हटा लिया गया था, प्रतिबंध हटा लिया गया था। प्रतिबंध हटाने के कारण बाजार जो है वो विश्व समुदाय के रूप में सामने आए। पहले आयात के ऊपर या निर्यात, कोई भी वस्तु हम किसी दूसरे देश से आयात करते थे तो उसके ऊपर एक टैक्स लगता था, उसके ऊपर कुछ प्रतिबंध होते थे, चुंगी वगैरह, कर वगैरह जिसको अपने बोल सकते हैं, वो लगता था। अब लेकिन वैश्वीकरण की प्रक्रिया के कारण क्या हुआ, उन सभी आयातों को हटा दिया गया, उन प्रतिबंधों को हटा दिया गया। तो विश्व के अलग अलग देशों की कंपनियां जो है वो दूसरे देशों में जाकर क्या करने लगे, व्यापार करने लगे और संपूर्ण विश्व जो है वो क्या बन गया, एक समुदाय के रूप में प्रकट हुआ। इसके अलावा बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है वो विकासशील देशों में निवेश बढ़ाने लगी। विकासशील देश कौन से होते हैं भैया, एक तो विकसित देश होते हैं, एक तो होते हैं विकसित, एक होते हैं विकासशील। जैसे भारत है, भारत क्या है, विकासशील देश है, ठीक है। अमेरिका है, चीन है, जापान है, रूस है, ये कैसे देश है, ये विकसित देश है। क्यों? क्योंकि इन्होंने हर तरह से अपने को परिपूर्ण कर लिया, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, हर दृष्टि से ये क्या देश हो चुके हैं, परिपूर्ण हो चुके हैं। और भारत वगैरह अपने
पाकिस्तान वगैरह, श्रीलंका वगैरह, ये देश जो है वो अभी क्या कर रहे हैं, विकसित बनने के लिए क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो ये कैसे देश हो गए, विकासशील देश हो गए। तो यहाँ विकासशील देश में कैसी कंपनी आई, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। बहुराष्ट्रीय कंपनी का मतलब ऐसी कंपनी जो एक साथ बहुत सारे राष्ट्रों में क्या करती है, व्यापार करती है, वो होती है बहुराष्ट्रीय कंपनियां। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां विकासशील देशों में क्या बढ़ाने लग गई, निवेश बढ़ाने लग गई। ठीक है। इसके अलावा धनी वर्ग जो है वो और अधिक क्या हो गए, धनी हो गए। क्यों, क्योंकि वैश्वीकरण से फायदा किसको होगा, सीधे एक कहावत है कि पैसे के पास से पैसा आता है, पैसे के पास में पैसा आता है। तो जो धनी लोग थे उन्होंने वैश्वीकरण की प्रक्रिया में अधिक निवेश किया, अधिक निवेश करने से उनको क्या हुआ, अधिक मुनाफा हुआ। तो धनी लोग तो क्या हो गए, अधिक धनी हो गए। और इसी के साथ साथ में वैश्वीकरण की प्रक्रिया होने से जो रोजगार था उस रोजगार में क्या हुई, वृद्धि हुई। अलग अलग फैक्ट्रियां, अलग अलग कंपनियों की स्थापना हुई जिनमें लोगों को काम करने के लिए रोजगार दिया गया। बेरोजगारी में क्या आई, कमी आई। तो ये कौन सा पक्ष हो गया, अपने आर्थिक प्रभाव। तीसरा प्रभाव आता है अपने सांस्कृतिक प्रभाव, कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अपने जो संस्कृति है उस संस्कृति पे क्या प्रभाव पड़ा, सांस्कृतिक पक्ष में क्या परिवर्तन हुआ। तो सांस्कृतिक पक्ष में जो परिवर्तन हुआ वह पहला परिवर्तन तो क्या था, रहन सहन, खान पान और सोचने पर क्या पड़ा, प्रभाव पड़ा। रहन सहन, खान पान, इन पे प्रभाव पड़ा। खान पान पे कैसे प्रभाव पड़ा, जैसे बात करें बर्गर, अगर मैं बात करूं तो बर्गर आज से 5 से 7 साल पहले किसी ने नाम भी नहीं सुना था। बर्गर है, चाउमीन है, पिज्जा वगैरह है, नूडल्स वगैरह है, ये सभी इन्हीं 5-10 सालों में प्रकट हुए हैं। पहले अपने यहाँ पे कौन बर्गर वगैरह खाते थे, कौन पिज्जा वगैरह खाते थे, कौन चाउमीन वगैरह खाते थे, अपने नाम ही नहीं जानते थे। ठीक है। अपनी नीली जींस जो अपने पहनते हैं, आज आप देखो 90% लोग जो है वो चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो, लड़कियां हो या लड़के हो, वो जींस पहनते हैं। जबकि 10 साल पहले इस जींस का अपने भारत में किसी प्रकार का कोई चलन ही नहीं था। ठीक है। कोको कोला, थम्स अप वगैरह, ये जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है, मैकडोनाल्डीकरण वगैरह, ये सब क्या है, ये पश्चिमी संस्कृति है। तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अपने लाभ तो हुआ ही हुआ, साथ ही साथ में अपनी जो संस्कृति है उस संस्कृति के ऊपर भी क्या पड़ा, प्रभाव पड़ा। लोगों का खान पान जो है, उनका रहन सहन जो है, उनका चाल चलन जो है, उनकी संस्कृति वगैरह है, वो भी क्या हो गई, परिवर्तित हो गई। पहले अपने सीधा सिंपल खाना, सब्जी रोटी, छाछ वगैरह, दही वगैरह ये खाते थे अपने राजस्थान में। ठीक है। लेकिन अब आप लोग देखो छोटे बच्चों को खासतौर से बर्गर वगैरह, पिज्जा वगैरह, सैंडविच वगैरह, इनके ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। रेडीमेड कपड़े सिलाना बंद कर दिए, जींस वगैरह लेके आ रहे हैं। तो ये क्या है, इसी वैश्वीकरण के कारण अपनी संस्कृति पर पड़ा हुआ प्रभाव है। तो पहला प्रभाव तो इन पे पड़ गया। दूसरा है पश्चिमी संस्कृति का क्या हुआ, दबदबा हुआ। पश्चिमी संस्कृति को अपने लोग क्या करने लगे, ग्रहण करने लगे। पश्चिमी संस्कृति का अपने ऊपर क्या हो गया, एक प्रकार से प्रभुत्व हो गया। ये खान पान वगैरह, बर्गर वगैरह, ये नीली जींस वगैरह है, आपके ये जो रहन सहन का जो तरीका है, ये सब क्या है, पश्चिमी संस्कृति है, जिसको अपने उसको क्या हुए, आकर्षित हुए और धीरे धीरे उस पश्चिमी संस्कृति का अपने इस वैश्वीकरण की प्रक्रिया के कारण क्या हुआ, अपने ऊपर दबदबा हो गया, एक प्रकार से प्रभुत्व कायम हो गया। इसके अलावा स्वदेशी संस्कृति का धीरे धीरे क्या हो रहा है, पतन हो रहा है। संस्कृति जो है, अपने जो मूल संस्कृति, जैसे अपने भारत की बात करें तो भारत में अपने जैसे महिलाओं की जो वस्त्र होते हैं वो क्या होते हैं, चुनरी, ओढ़नी, या जिसको अपने क्या बोलते हैं, ओढ़नी या चुनरी या लहंगा, ये अपनी पारंपरिक वेशभूषा है। एक प्रकार से पुरुषों की बात करें तो अपने धोती कुर्ता वगैरह या पैंट शर्ट वगैरह, ये अपनी वेशभूषा है। साफा वगैरह आजकल कहाँ है ये सब, आप आज अपने आसपास में नजर दौड़ा के देखो कि साफा जो अपनी पगड़ी जिसको बोलते हैं वो अपनी एक शान होती थी। आज मुश्किल से आपको 5 से 7% लोग ऐसे मिलेंगे जो पगड़ी धारण करते हैं। लड़कों में देखो आप मुश्किल से 5 से 7% लड़के ऐसे मिलेंगे जो सिली सिलाई पैंट पहनते हैं, शर्ट सिलवा के पहनते हैं। क्यों? क्योंकि अपनी पश्चिमी संस्कृति का अपने ऊपर क्या हो गया, एक प्रकार से दबदबा कायम हो गया है। पश्चिमी संस्कृति को हमने ग्रहण कर लिया है। हम आजकल एक प्रकार से अपने को कहे कि मॉडर्न दिखाने के चक्कर में अपनी जो भारतीय संस्कृति है, अपनी जो परंपरागत संस्कृति है, उस संस्कृति का धीरे धीरे क्या कर चुके हैं, पतन कर चुके हैं, उसकी समाप्ति कर चुके हैं। तो ये सभी प्रभाव जो है वो कौन से क्षेत्र में पड़े, सांस्कृतिक क्षेत्र में। तो ये अपना टॉपिक था वैश्वीकरण के प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव और सांस्कृतिक प्रभाव। ये अपने कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं भैया वैश्वीकरण के उदय के कारण। देखो यहाँ पर 2013, 2015, 2016 लिखा हुआ है।
ये क्यों लिखा हुआ है? ये इसलिए लिखा हुआ भैया क्योंकि 3 बार यह क्वेश्चन अपने बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, बनाया हुआ क्वेश्चन है कि किन कारणों से प्रेरित होकर वैश्वीकरण की प्रक्रिया अपनाई गई या वैश्वीकरण के उदय के क्या कारण थे। तो पहला कारण तो क्या था? जो राष्ट्रों के मध्य जो अलगाववाद है उसको समाप्त करके सहयोग व समन्वय की भावना कायम करने के लिए। कई ऐसे राष्ट्र थे भैया जिनमें आयात निर्यात नहीं होता था, जिनके मध्य प्रतिबंध था, जो आपस में उनके बोलचाल भी नहीं था, जिनके मध्य आपस में सहयोग या समन्वय नहीं था, आपस में दूर दूर रहते थे, आपस में टकराव रहता था, तनाव रहता था। तो उन देशों के अलगाव को समाप्त करने के लिए, उन देशों के मध्य आपस में मधुर संबंध बनाने के लिए, परस्पर सहयोग बनाने के लिए, परस्पर समन्वय की भावना कायम करने के लिए, परस्पर मेलजोल बढ़ाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई? वैश्वीकरण की प्रक्रिया अपनाई गई। नंबर 2, युद्ध की संभावनाओं को कम करने के लिए। देखो अपने 2 विश्व युद्ध हुए थे, 1914 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध, 1939 से 1945 द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, अब ये वैश्वीकरण की प्रक्रिया अपना ली गई 1991 में, जिसे भारत ने अपना ली थी। तो ये वैश्वीकरण की प्रक्रिया अपनाने से क्या हुआ कि विश्व के जितने भी देश थे उन देशों के मध्य एक प्रकार से आवागमन होने लग गया, पूंजी का होने लग गया, विचारों का होने लग गया, लोगों का होने लग गया, वस्तु का होने लग गया। उससे क्या हुआ? ये युद्ध जो है, इस युद्ध की संभावनाएं जो है वो काफी कम हो गई, क्योंकि अधिकतर जो मैटर है वो आपस में बातचीत के द्वारा निपटाए जाने लग गए। तीसरा है बेरोजगारी गरीबी को कम करने के लिए। सीधी सी बात है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया अपनाएंगे, कंपनियों की स्थापना होगी, फैक्ट्रियों की स्थापना होगी, कारखानों की स्थापना होगी, रोजगार बढ़ेगा। रोजगार बढ़ेगा तो क्या कम होगी? बेरोजगारी और गरीबी दूर होगी। और नंबर 4 है पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए, कि सभी स्थानों पर पर्यावरण जो है वो कैसा हो? इक्वल हो, समान हो। इसको बनाए रखने के लिए वैश्वीकरण की प्रक्रिया हुई। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं भैया, वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव। देखो इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकते हैं आपको कि वैश्वीकरण के कोई 4 सकारात्मक गुण बताइए, या वैश्वीकरण की प्रक्रिया के लाभ बताइए, या वैश्वीकरण की प्रक्रिया से होने वाली हानियां बताइए, या वैश्वीकरण की प्रक्रिया के कोई 2 नुकसान बताइए। ठीक है, तो सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव की अपने चर्चा करते हैं। पहला सकारात्मक प्रभाव तो क्या पड़ा? वैश्वीकरण की प्रक्रिया अपनाएगी तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया से क्या हुआ? उस देश का आर्थिक विकास हुआ, उस देश की आर्थिक वृद्धि हुई, उस देश की उन्नति हुई, अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ। नंबर 2, प्रतिस्पर्धा बढ़ने से। प्रतिस्पर्धा कैसे बढ़ी? वैश्वीकरण की प्रक्रिया अपना ली। वैश्वीकरण की प्रक्रिया अपनाने से बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है वो देशों में आने लग गई, व्यापार करने लग गई। तो उन कंपनियों के मध्य क्या बढ़ा? कंपटीशन बढ़ा। समझ रहे हो? जैसे एक शर्ट है, उस शर्ट को बनाने की 10 कंपनियां जैसे भारत में आ गई, तो अपने क्या करेंगे? अपने वहां पे क्या चीज नोट करेंगे? अपने ये देखेंगे कि कम कीमत में कौन सा दे रहा है। पहली बात तो सीधी सी बात है, इन 10 कंपनियों में शर्ट जो है वो कम कीमत में कौन दे रहा है और किसकी गुणवत्ता जो है वो बेस्ट है, यही चीज अपने नोट करेंगे। ठीक है, तो दूसरा प्रभाव क्या हुआ? वैश्वीकरण की प्रतिस्पर्धा बढ़ने से कम कीमत में उच्च गुणवत्ता की वस्तु क्या होने लग गई? प्राप्त होने लग गई। मतलब पैसे भी कम और सामग्री कैसी? बेस्ट से बेस्ट। नंबर 3, बेरोजगारी गरीबी में क्या आई? कमी आई। सीधी सी बात है, क्यों? क्योंकि रोजगार के साथ में वृद्धि, रोजगार के साथ में वृद्धि होगी तो काम करने के लिए व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, व्यक्तियों की आवश्यकता होगी तो क्या दूर होगी? बेरोजगारी या गरीबी दूर होगी। नंबर 4, धनी लोग और ज्यादा क्या हो गए? धनी हो गए। ये अभी मैं आपको समझा चुका हूं। क्यों? क्योंकि वैश्वीकरण की प्रक्रिया में भी ये किसकी आवश्यकता थी? पैसों की आवश्यकता थी। और पैसे किनके पास में मिलेंगे? अमीर व्यक्ति के पास में, धनी व्यक्ति के पास में मिलेंगे। तो धनी व्यक्ति ने पैसे लगाए, पैसों से उनको ज्यादा मुनाफा हुआ और वो और अधिक क्या हो गए? धनी हो गए। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या हुई? वृद्धि हुई। वृद्धि कैसे हुई? जैसे भारत का व्यापार जो है वो अमेरिका, चीन वगैरह, जापान वगैरह इनके साथ में फैला। जापान का व्यापार है वो अन्य देशों के साथ में फैला। इस प्रकार से एक विश्व समुदाय का निर्माण हो गया। इस प्रकार से अपने कह सकते हैं कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या हुई? वृद्धि हुई। क्लियर है? अब जहां पर सीधी सी बात है, जहां पे पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा वहां साथ ही साथ में किसी भी कार्य का नेगेटिव पक्ष भी होगा। नेगेटिव पक्ष क्या हुआ? इसमें किसको फायदा हुआ? पूंजीवादियों को फायदा हुआ। मतलब पूंजीवाद को प्रोत्साहन दिया गया, पैसे वालों को महत्व दिया गया, गरीब व्यक्ति की यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं थी। गरीब जो है वो पहले के मुकाबले और क्या हो गए? ज्यादा गरीब हो गए। जो घरेलू उद्योग धंधे थे, जो छोटे मोटे उद्योग धंधे थे, वो क्या हो गए? चौपट हो गए। जो हस्तशिल्प के उद्योग थे, मतलब जो हाथों से काम करते थे, वो लोग क्या हो गए? बेरोजगार हो गए। क्योंकि वैश्वीकरण के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियां आई जिनके पास में हाई क्वालिटी की मशीनें वगैरह थी। जो कार्य एक व्यक्ति 10 दिन में करता था, वही कार्य मशीन के द्वारा जो है वो घंटे भर में किया जाने लगा।
ठीक है। तो इससे गरीब लोग, या एक प्रकार से कहे कि हस्तशिल्प के जो उद्योग थे, छोटे मोटे उद्योग थे, कुटीर उद्योग जो थे, उनका क्या हो गया, पतन हो गया। गरीब लोग और ज्यादा गरीब हो गए। राष्ट्रीय घरेलू उद्योगों को क्या हुई, हानि हुई। इसके अलावा संस्कृति का क्या हुआ, ह्रास हुआ। जो अपनी मूल संस्कृति थी, जैसे मैं यहाँ पर आपको समझा चुका हूं, अपनी इस मूल संस्कृति का क्या हो गया, एक प्रकार से धीरे धीरे पतन हो गया। अपने ऊपर पश्चिमी संस्कृति का दबदबा कायम हो गया। इसके अलावा आर्थिक असमानता उत्पन्न हुई। आर्थिक असमानता कैसे उत्पन्न हुई, पैसे वाले अधिक पैसे वाले बन गए, गरीब लोग जो है वो अधिक गरीब बन गए। तो ये थी भैया अपने आज की क्लास। अब आप कॉपी निकालो और वैश्वीकरण के जो प्रभाव है उसमें सेकंड हेडिंग लगाओ, आर्थिक प्रभाव, और लिखो, इसमें लिखो, वैश्वीकरण का आर्थिक पक्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि थोड़ा सा स्पीड से लिखना आपने, क्योंकि आर्थिक आधार पर ही वैश्वीकरण की धारणा ने अधिक जोर पकड़ा। वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव निम्नलिखित है। नंबर 1, विभिन्न देशों के मध्य आर्थिक प्रवाह तीव्र गति से हुआ। नंबर 2, विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई। नंबर 3, वैश्वीकरण के अंतर्गत वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, विचारों एवं जनता का एक देश से दूसरे देश में आवागमन आसान हुआ। नंबर 3, विश्व के अधिकांश देशों ने आयात से प्रतिबंध हटाकर अपने बाजारों को विश्व समुदाय के लिए खोल दिया। नेक्स्ट पॉइंट, अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां विकासशील देशों में निवेश करने लगी। नेक्स्ट, धनी वर्ग अधिक धनी हो गए। नेक्स्ट पॉइंट को, बेरोजगारी तथा गरीबी में कमी आई व रोजगार में वृद्धि हुई। ये हो गया अपने कौन सा प्रभाव, आर्थिक प्रभाव। अब आप हेडिंग लगाओ, सांस्कृतिक पक्ष या सांस्कृतिक प्रभाव। इसमें लिखो, वैश्वीकरण की प्रक्रिया के प्रमुख सांस्कृतिक प्रभाव इस प्रकार है। नंबर एक, वैश्वीकरण का हमारे खान पान, रहन सहन तथा सोचने पर प्रभाव पड़ रहा है। वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभावों को देखते हुए इस बात को बल मिला है कि यह प्रक्रिया विश्व की संस्कृतियों को खतरा पहुंचाएगी। नंबर 2, विश्व संस्कृति के नाम पर शेष विश्व पर पश्चिमी संस्कृति थोपी जा रही है, जिससे एक देश विशेष की संस्कृति के पतन का डर उत्पन्न हो गया है। जिससे एक देश की मूल संस्कृति का पतन हो गया है। अब हेडिंग लगाओ भैया, वैश्वीकरण के उदय के कारण। इनको आप ऐसा का ऐसा उतार लो, ठीक है। फिर हेडिंग लगाओ, वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव। तो सबसे पहले इसमें आप हेडिंग लगाओ सकारात्मक प्रभाव, और इसमें लिखो, वैश्वीकरण के प्रमुख सकारात्मक या अच्छे प्रभाव निम्नलिखित है। नंबर 1, वैश्वीकरण की अवधारणा आर्थिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाकर वस्तुओं के मूल्य कम कराने में मददगार सिद्ध होती है। नंबर 2, वैश्वीकरण में ज्यादा से ज्यादा आम उपभोक्ताओं को अधिकाधिक लाभ पहुंचता है। नंबर 3, वैश्वीकरण के कारण एक ही वस्तुओं के विभिन्न उत्पादक उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे उपभोक्ता को कम कीमत पर उच्च गुणवत्ता की वस्तु प्राप्त होती है। नंबर 4, बेरोजगारी तथा गरीबी में कमी आती है। नंबर 5, वैश्वीकरण से धनी लोग और ज्यादा धनी हो गए। नंबर 6, वैश्वीकरण की प्रक्रिया के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई। फिर नीचे हेडिंग लगाओ, वैश्वीकरण के नकारात्मक ओब्लिक बुरे प्रभाव। इसमें नंबर 1 लिखो,
वैश्वीकरण का पहला नकारात्मक प्रभाव यह है कि इसने पूंजीवाद को प्रोत्साहन दिया। नंबर 2, वैश्वीकरण की प्रक्रिया के कारण गरीब लोग पहले के मुकाबले और ज्यादा गरीब हो गए तथा जो राष्ट्रीय घरेलू उद्योग थे उनको हानि हुई। नंबर 3, मूल संस्कृति का ह्रास या पतन प्रारंभ हो गया। नंबर 4, वैश्वीकरण की प्रक्रिया के कारण आर्थिक असमानता उत्पन्न हुई। तो ये थी भैया अपने आज की क्लास। इस चैप्टर की अपने एक क्लास और होगी जिसमें अपने 2 टॉपिक शेष रह गए, उनकी चर्चा अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।